हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं 21st, 22nd एंड 23 अक्टूबर का सेशन। इन 3 डेज का सेशन मैं सिंगल वीडियो में कवर करवाने वाली हूँ। तकरीबन 19 से 20 तक क्वेश्चन मैंने कवर करे, जिसमें 21st से 23 तक जितनी भी न्यूज रही है उनके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर करूंगी। स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपार अकाउंट रजिस्ट्री जो खबरों में देखी गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपार अकाउंट रजिस्ट्री, तो देखिए आंसर होगा इसका शैक्षणिक यानी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है ये अपार अकाउंट रजिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं पहले। अपार की जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आई रिपीट, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, इसको लाया गया है किसके तहत? वन नेशन वन स्टूडेंट आइडेंटिटी, यानी जो मोटिव रहा है वो ये रहा है कि वन नेशन सो वन स्टूडेंट आईडी, ये इसके पीछे लॉजिक है अपार अकाउंट रजिस्ट्री के पीछे। इसका जो सेकंड नेम है वो एड्यू लॉकर बताया जा रहा है। एड्यू लॉकर, ये ही इसका नाम है दूसरा, एड्यू लॉकर। एक तरफ से ये 12 अंकों का यूनिक कोड है जो स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। 12 अंकों का यूनिक कोड, जस्ट लाइक आधार, जैसे कि आधार में होता है 12 अंकों का यूनिक कोड जो कि आइडेंटिटी बताता है नागरिकता की, वैसे ही 12 अंकों का यूनिक कोड रहेगा जो स्टूडेंट की आईडी बताएगा अपार अकाउंट रजिस्ट्री पे। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि एजुकेशन जर्नी को, यानी छात्रों की, स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन जर्नी जर्नी है और उपलब्धियां है उन सबको ट्रैक करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म रहेगा। यानी ये जो प्लेटफॉर्म है ये ट्रैक करेगा स्टूडेंट की एजुकेशन जर्नी और उपलब्धियों को। किसने सजेस्ट किया इसको? सो बाय NETF, यानी NETF ने इसको सजेस्ट किया। NETF का मतलब नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फेयर, जिसको लाया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत NETF को स्थापित किया गया था। NETF यानी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फेयर। अब इसमें भी किसने? डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे, इन्होंने सजेशन किया अपार अकाउंट रजिस्ट्री का। ठीक है, यानी पूरे एजुकेशन सिस्टम को इस सिंगल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड किया जाएगा, इसलिए ये न्यूज में रहा। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं जितनी भी जो टॉपिक रहे, यानी जो वन वर्ड में जो न्यूज में रहे हैं। देखिए, V2X तकनीक जो समाचारों में देखी गई थी किससे संबंधित है? सो ऑटोमोबाइल से संबंधित है ये। स्नेक फ्लड नामक ये एक मंच लॉन्च किया था किस संस्था ने, और बाढ़ से संबंधित जानकारी देने के लिए तो IIT हैदराबाद ने किया था। CTBT जो समाचारों में देखा गया था से संबंधित एक समझौता है। परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन के लिए समझौता था ये। शब्द ड्रैकोनिड जो हाल ही में खबरों में था से संबंधित है। उल्कापात से संबंधित है। नेक्स्ट है 1998 का PV नरसिम्हा राव मामला जो खबरों में देखा गया था किससे संबंधित है? तो सांसदों और विधायकों को रिश्वतखोरी से छूट, तो इसलिए ये न्यूज में रहा था। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 23 का मेजबान कौन सा शहर है? तो समिट की बात की जा रही है। समिट का नाम है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 23। इसकी जो मेजबान कंट्री है वो कौन है? बर्लिन। बर्लिन है, बर्लिन जो कि जर्मनी में है, इसने इसको होस्ट किया। इसका जो विषय रहा था, थीम रहा था, वो क्या था? वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए पारिभाषित वर्ष। मैं रिपीट कर देती हूँ, वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए परिभाषित वर्ष, ये इसका थीम रहा था। ठीक है, 2009 से ये मनाया जा रहा है, हर साल अक्टूबर के मंथ में बनाया जाता है। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जर्मनी तो WHO की तरफ से हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भारत की प्रतिनिधि है, WHO की तरफ से भारत के प्रतिनिधि कौन है? एक उनका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। WHO के भारत में प्रतिनिधि कौन है? डॉक्टर भारती प्रवीण पवार है। फाइन। अब समिट्स की बात हो रही है तो हम समिट्स को रिवाइज करेंगे। सो देखिए, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 23 का मेजबान ये कौन सा शहर रहा था? सो मुंबई रहा था।
भारत में 23 में G20 सांसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? ब्राजील को सौंपी। और P20 की जो होस्ट कंट्री थी वो न्यू दिल्ली में हुआ था, भारत में। कौन सा शहर 23 में IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट का मेजबान है? पेरिस रहा। प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन ये शिक्षा मंत्रालय ने आयोजित करवाया था। और AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी करने के लिए कौन तैयार है? यूके तैयार। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है? सो यहाँ पे बात की जा रही है एक रिपोर्ट की। तो इसको किया है किसने? खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण पिछले 3 दशकों में फसल व पशुधन में लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है? एशिया कंट्रीज में सबसे ज्यादा हुआ है इसका नुकसान। अप्रोक्स 3.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में, जिसको पब्लिश करा है FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम, इटली में। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट भी हम रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे कि संस्था ने सस्ते पानी की उच्च लागत रिपोर्ट जारी की है। तो सस्ते पानी की उच्च लागत, ये रिपोर्ट है बाय WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है। कब पब्लिश किया? 60 अक्टूबर को किया। 60 अक्टूबर को क्यों किया? क्योंकि इस दिन था विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस के उपलक्ष्य में WWF ने अपनी रिपोर्ट दी सस्ते पानी की उच्च लागत के नाम से। और इसमें बताया जा रहा है कि जो वैश्विक जल संकट है, वर्ल्ड लेवल पे जो जल संकट है, उससे खाद्य सुरक्षा और आर्थिक मूल्यता और स्टेबिलिटी, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर जल संकट रहेगा वर्ल्ड लेवल पर तो उससे इकोनॉमिकली और जो फूड प्रोटेक्शन है और जो स्टेबिलिटी है उसको खतरा होने वाला है। और इससे पैसा कितना नुकसान होगा, यानी 558 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है अगर ऐसी ही कंडीशन बनी रही तो। 58 ट्रिलियन डॉलर का खतरा हो सकता है भविष्य में देशों को, इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है सस्ते पानी की उच्च लागत। ठीक है, अब हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं। देखिए कौन सी संस्था सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड जारी करती है? सो वैश्विक वित्त करती है ना, फाइनेंशियल। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय इंडिया AI रिपोर्ट से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, IT मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन बुखार के सकारात्मक मामले सामने आए? ये मणिपुर में आए थे। किस संस्था ने शरणार्थियों और प्रवासियों के मानसिक स्वास्थ्य शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? WHO ने करी। कौन सी संस्था आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO करता है। और बदलती जलवायु में विस्थापित बच्चे की यूनिसेफ ने दी थी ये रिपोर्ट। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, डैनियल नोबोआ को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? सो राष्ट्रपति की बात की जा रही है जिनका नाम है डैनियल नोबोआ। सो ये बने हैं किस देश के राष्ट्रपति? इक्वाडोर। इक्वाडोर के न्यू राष्ट्रपति ये इलेक्ट हुए हैं, है ना। इक्वाडोर ये दक्षिणी अमेरिका का देश है, साउथ अमेरिका की कंट्री है इक्वाडोर, जिसके राष्ट्रपति कौन बने? डैनियल नोबाक। और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति है ये, 35 इनकी एज है। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं ये दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर कंट्री के। फाइन, अब देखिए जितनी भी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है हम वो बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। सो वाहगन खाचटूरियन ये किस देश के राष्ट्रपति है? आर्मेनिया के। मोहम्मद मुइजू, इनको किस देश का राष्ट्रपति चुना गया था? मालदीव का। और थरवन शनमुगरत्नम से किस स्थान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? सिंगापुर के बने थे ये। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने 23 के राष्ट्रपति चुनाव की निगरानी के लिए किस देश का दौरा किया? मालदीव का दौरा किया था इन्होंने। और ये सिंगापुर के दोबारा रिपीट आ गए। टेरी गो जो ताइवान के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, किस कंपनी के संस्थापक है ये? फॉक्सकॉन। ठीक है, तो टेरी गो है
जो ताइवान के राष्ट्रपति के लिए लड़ने वाले फॉक्सकॉन कंपनी के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिंजाम बंदरगाह जो खबरों में था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सो आंसर होगा केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है विजिंजाम पोर्ट। ठीक है, ये जो बंदरगाह है, ये जो पोर्ट है, सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी मॉडल के तहत बनाया गया है, यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी। और किसने बनाया है इसको? बाय अडानी। अडानी पोर्ट ने बनाया है इसको केरल में। ठीक है, सो केरल में बना है नया बंदरगाह जिसका नाम है विजिंजाम बंदरगाह। ठीक है, और इसी के साथ एक जलाशय का नाम आप और ध्यान रखेंगे, लीचू बगान जलाशय। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा ने अभी स्टार्ट किया है। लीचू बगान जलाशय असम में है ये। ठीक है, और किसके लिए बनाया है? गुवाहाटी के निवासियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल देने के लिए। फाइन। सो लीचू बगान जलाशय का नाम ध्यान रखना, असम में है, और विजिंजाम बंदरगाह ये केरल में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संप्रति 11th सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? सो संप्रति 11 ये किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच में। 11th इसका ये एडिशन है, और कहाँ पर हुआ ये? मेघालय की उमरोई में, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया। फाइन। अब हम बात करते हैं जितनी भी एक्सरसाइज जो कि अभी न्यूज में रही थी, हम फटाफट से इसका कोई रिवीजन कर लेते हैं। कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 23 अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का मेजबान यूके है। अंतरराष्ट्रीय संगठन मिलेक्स 23 सैन्य अभ्यास ये यूरोपियन संघ ने किया था बिना नाटो की हेल्प से। और मुस्तफा कमाल अतातुर्क ये किन दो देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास था? अजरबैजान और तुर्की। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है? भारत एनसीएक्स 23। चक्रवत 23 अभ्यास का 2023 संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा गोवा राज्य में संपन्न किया गया था। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार ये मिस्र था इसका होस्ट कंट्री। और मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का मेजबान ये गोवा रहा। और कौन सा देश काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 23 पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की मेजबानी करता है? सो रशिया ने किया था ये काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 23 पर। फाइन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी बात की जा रही है। WOAH का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए, WOH के मुख्यालय की बात करते हैं। सो आंसर होगा इसका पेरिस। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 1924 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। क्या करती है ये जो बॉडी है, ये क्या करती है? पशु रोग का नियंत्रण करती है, उनकी देखभाल करती है, प्रचार करती है और समर्थन करती है। सो बेसिकली जो इनका एजेंडा है वो है पशु रोग का नियंत्रण। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, कौन संभालता है भारत में इसको? WOH के लिए जो भारत में रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है, यानी WOH से संपर्क करने वाली कौन है? वो पशुपालन व डेयरी विभाग। तो पशुपालन व डेयरी विभाग भारत में देखती है इससे रिलेटेड कार्य को। अब न्यूज में क्यों रहा? न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में पशुपालन व डेयरी विभाग ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन को एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने स्व घोषणा पत्र जारी किया है। स्व घोषणा पत्र यानी एक लक्ष्य रहा होगा, उस लक्ष्य को भारत ने अचीव कर लिया। अब उस लक्ष्य के लिए घोषणा पत्र भेजा जा रहा है WOAH को कि देखिए हमने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और घोषणा क्या करी इन्होंने घोषणा करी है कि 26 पोल्ट्री कंपार्टमेंट है इंडिया में। 26 पोल्ट्री कंपार्टमेंट उच्च रोग जनकता वाले एलियन एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हो गए, यानी 26 पोल्ट्री कंपार्टमेंट भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हो चुके हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। फाइन। सो इसके लिए स्व घोषणा पत्र भेजा है किसने? किसको? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन को। किसने? पशुपालन व डेयरी विभाग ने। फाइन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिचुबुगान जलाशय अभी हमने बात की थी असम में है।
नेक्स्ट है मध्य गलियारा, जो समाचारों में देखा गया किस देश में शुरू हुआ है। सो मध्य गलियारा की बात की जा रही है, किस देश में इसको शुरू किया गया है। सो आंसर होगा तुर्की, तुर्की में इसको शुरू किया गया है। इसका जो सेकंड नेम है मध्य गलियारा, उसका सेकंड नेम है ट्रांस कैस्पियन ईस्ट वेस्ट मिडिल कॉरिडोर इनिशिएटिव। वापस बता देती हूँ, ट्रांस कैस्पियन ईयर वेस्ट मिडिल कॉरिडोर इनिशिएटिव तुर्की में शुरू हुआ है ना। और ये कौन सा एरिया कवर करता है, तुर्की में से चलता हुआ ये जॉर्जिया, अजरबैजान और अजरबैजान के साथ जो काक्शेस क्षेत्र है उसको कवर करता है। ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है और आगे कैस्पियन सागर तक भी ये फैला हुआ है। ठीक है, ये जो मध्य गलियारा है इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं किससे, चीन का जो चीन की जो योजना है बेल्ट योजना, उससे कंपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, मध्य गलियारा, इसलिए ये न्यूज में रहा। नेक्स्ट देखते हैं ओकेट्स, जो खबरों में देखी गई किस देश की सेना की केनाइन यूनिट है। केनाइन तो आप समझते होंगे, कुत्तों से रिलेटेड होता है। सो ओकेट्स जो खबरों में देखी गई थी, ये कौन से देश की केनाइन यूनिट है। इजराइल की केनाइन यूनिट है ये, इजराइल। सो इजराइल की केनाइन यूनिट है। अभी हाल ही में इसने 200 लोगों की जान बचाई और 10 हमास आतंकवादी को मार गिराया। ठीक है, प्रशिक्षित कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है इस ग्रुप में, ओकेट्स यानी ट्रेन डॉग्स। तो ट्रेन डॉग्स का ग्रुप है ये, जिसको इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किया जाता है और इसराइल की मिलिट्री में ये पोस्टेड है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उत्तर पूर्वी राज्य ने अपनी पहली जिला स्तरीय पेपरलेस ई ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन किया है। सो जिला स्तरीय पेपरलेस ई ऑफिस तो किसने इसको स्टार्ट करा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इसको स्टार्ट करा है। लक्ष्य क्या है, सिंपल सा लक्ष्य ई ऑफिस से यानी डेटा और फाइलों के कुशल व ट्रांसपेरेंट भंडारण की गारंटी प्रोवाइड करना इसका लक्ष्य है। और इसका जो यूज है उसको सबसे पहले विभागीय व पंचायती स्तर पर वितरित किया जाएगा। और इस प्रकार जो त्रिपुरा है वो ई विधानसभा हो चुकी है, वहां पर ई विधानसभा है, ई कैबिनेट की शुरुआत भी हो चुकी है वहां पे, और अब ई ऑफिस की शुरुआत भी हो चुकी है। ठीक है, त्रिपुरा से रिलेटेड आप एक डे ध्यान रख सकते हैं, वो है 21 जनवरी। 21 जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन होता है स्टेटहुड डे। स्टेटहुड डे ऑफ किसका, मणिपुर का, त्रिपुरा का एंड मिजोरम। स्टेटहुड डे। ठीक है, तो ये हो गई पेपरलेस ई ऑफिस, ये कहाँ की है, त्रिपुरा की। इसी के साथ एक क्वेश्चन आप और ध्यान रखिए, गाइडेंस। गाइडेंस भी न्यूज में रहा था, गाइडेंस ये तमिलनाडु की नोडल एजेंसी है। क्या है, तमिलनाडु की नोडल एजेंसी है, जिसे हाल ही में यूएन प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। क्या मिला है गाइडेंस को, यूएन यूनाइटेड नेशन का प्रोत्साहन पुरस्कार, इसलिए ये न्यूज में रहा गाइडेंस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है किस देश ने विश्व कप में एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक टीम द्वारा सबसे अधिक दर्ज की है। वर्ल्ड कप में एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक टीम द्वारा सबसे अधिक दर्ज, तो ये करा है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। सो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ अपनी 9वीं जीत हासिल करी है। 5 विकेट से हराया है अभी रिसेंट के मैच में श्रीलंका को, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन थे वो कौन थे, पेंट कैमेंस इस टाइम पे। ठीक है, अभी चल रहा है वर्ल्ड कप चल रहा है, सभी को पता ही है। कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ये चलेगा। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। 13th इसका एडिशन था, फर्स्ट टाइम पूरी तरह से ये भारत में हो रहा है। टोटल 48 मैच खेले जाएंगे और 10 स्टेडियम है। और पहली बार वेस्ट इंडीज की टीम इसमें हिस्सा नहीं ले रही, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अमृतकाल विजन 2047, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? सो आंसर होगा इसका समुद्री उद्योग। समुद्री उद्योग से रिलेटेड है अमृतकाल विजन 2047, हाल ही में अनावरण किया गया। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 23 का इनोग्रेशन किया गया था। क्या हुई थी अभी, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसका उद्घाटन किया गया था। और इसी दौरान अमृत विजन काल 2047 पेश किया गया, जो कि रिलेटेड है समुद्री उद्योग से। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि जो भारत की समुद्री नीली अर्थव्यवस्था है उसके लिए योजना बनाना, भारत की समुद्री व्यवस्था के लिए योजना बनाना, उसके स्ट्रक्चर को और डेवलप करना, स्टेबिलिटी को प्रोत्साहित करना और वैश्विक सहयोग, ये इसका लक्ष्य रहेगा अमृतकाल विजन 2047 का, जिसको रखा गया ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आयुर्वेद दिवस 23, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, इसका विषय, तो इसका विषय क्या है, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद रहा। कब मनाया जाएगा इस बार आयुर्वेद दिवस? तो 10 नवंबर के लिए अनाउंस किया गया है कि 10 नवंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस, यानी धनतेरस के दिन मनाया जाता है ऑलमोस्ट। तो इस बार 10 नवंबर को मनाया जा रहा है। किसने करा है? बाय केंद्रीय आयुष मंत्रालय। सो आयुष मंत्रालय ने हाल ही में अनाउंस करा है कि वो 10 नवंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब थीम की बात हो ही रही है तो हम थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। विश्व दृष्टि दिवस 23 का विषय क्या है? काम पर अपनी आंखों से प्यार करो, ये है। 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले किस दिन का विषय है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। विश्व डाक दिवस का थीम था ये। विश्व हृदय दिवस 23 का विषय क्या है? हृदय का प्रयोग करें, हृदय को जाने। भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र पर शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? स्थिरता और परिपक्वता, ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2023 में किस संगठन ने उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? सो एनएचएआई ने करी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत करी। क्या एम है इसका? इसका एम है सड़क सुरक्षा में सुधार करना है, घटना और इन पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है, ठीक है, और जो डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटल चेंजेस उसमें इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है, ये इसका लक्ष्य रहा। इसके साथ कुछ और चीजें भी अभी शुरुआत हुई है, जैसे अपना चंद्रयान पोर्टल। इस पोर्टल को अभी चलाया है, किसने चलाया है? शिक्षा मंत्रालय ने चलाया है, यानी धर्मेंद्र प्रधान जो कि मिनिस्टर है शिक्षा मंत्रालय। क्यों चलाया है? कि चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 रहा था उसमें रुचि रखने वाले छात्रों के लिए इस पोर्टल को चलाया जा रहा है। इसी के अलावा कृषि रोड में, ये आया था न्यूज में, कृषि रोड मैप, इसको किसने स्टार्ट किया? बिहार ने भी लॉन्च किया अपना कृषि रोड मैप। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटी बहू किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है? सो फेस्टिवल की बात की जा रही है, फेस्टिवल का नाम है कटी बिहू। सो इसको मनाया जाता है कहाँ पर? आसाम में। सो बिहू फेस्टिवल आसाम में ही मनाया जाता है। चावल के पौधों के स्थानांतरण का प्रतीक है ये कटी बिहू, ठीक है, इसको कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, कोंगाली बिहू। देखिए दो और बिहू के फेस्टिवल होते हैं यहाँ पर, एक का नाम है भोगाली बिहू और दूसरे का नाम है शेंगाली। भोगाली या फिर माघ बिहू, शेंगाली या बोहाग बिहू, ये सब असम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। और कोंगाली बिहू ये किससे रिलेटेड है? चावल के पौधों के स्थानांतरण का प्रतीक है ये। फाइन, तो इसी के साथ ही सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट।